नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए खास है। वर्ल्ड नाउ में हम पहली स्टोरी में आज बात करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू में दरार के बारे में। मिडिल ईस्ट के रण में बारूद बरसते आज 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब जंग की लपटें उन रिश्तों को झुलसा रही हैं जिन्हें अटूट कहा जाता था। कल तक जो ट्रंप और नेतन्याहू जय वीरू की जोड़ी थे, आज उनके बीच में मन युद्ध छिड़ गया है। सवाल बड़ा है कि क्या नेतन्याहू की जिद ने उन्हें अपनों के बीच ही अकेला कर दिया है। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ठन गई है। एक तरफ मैडमैन ट्रंप ने 5 दिनों के लिए हमलों पर ब्रेक लगा करके सरेंडर वाली मुद्रा अपना ली है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू दहाड़ लगा रहे हैं, हमें वार्ता की जरूरत नहीं। ईरान कल भी खतरा था और आज भी है। ये वही ट्रंप है जो नेतन्याहू के खुफिया तिकड़म में फंसकर खामनेई के खात्मे को सपना देख रहे थे। नेतन्याहू ने स्क्रिप्ट लिखी, ट्रंप ने ट्रिगर दबाया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि तेहरान में रिजीम अब भी नहीं बदली है, बल्कि मौसवा खामनेई के रूप में अमेरिका को पहले से भी कट्टर दुश्मन मिल गया है। अब हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप पर्दे के पीछे रिजीम चेंज का एक नया गेम खेल रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ को मोहरा बना रहे हैं, जबकि इजराइल अकेले दम पर आग उगल रहा है, जो ये कह रहा है कि ना वो ईरान पर हमले रोकेगा और ना ही लेबनान पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप के बगैर नेतन्याहू हॉर्मुज के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये जो दरार पड़ी है वो मिडिल ईस्ट के भूगोल के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती को भी दफन कर देगी। वर्ल्ड नाउ में दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे तेहरान की। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि समंदर की लहरों ने महाशक्तियों का दम फुलाना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो रग है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेल बहता है। आज वहां ईरान की बादशाहत नजर आती है। उनकी बादशाहत कायम है, जिससे चाहते हैं उसे जाने देते हैं, जिससे नहीं चाहते हैं उसे रोक लेते हैं। दुनिया को लगा था कि सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद तेहरान घुटने टेक देगा, लेकिन इससे ठीक उलट हुआ। मौसवा खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने हॉर्मुज को एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया जहां अमेरिका जैसा सुपर पावर भी सरेंडर की मुद्रा में नजर आ रहा है। जो 5 दिन का ये सीज फायर हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो सरेंडर वाली भूमिका में नजर आ रहे हैं कि अगर हॉर्मुज से तेल के टैंकर निकलने बंद हो गए तो वैश्विक स्तर पर हाहाकार मच जाएगा। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे में ईरान के पावर प्लांट तबाह करने की धमकी दे रहे थे, आज वो शांति वार्ता की मेज पर बैठ गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि महाबली अमेरिका को पीछे हटना पड़ा? क्या पुतिन की परमाणु चेतावनी ने ट्रंप के कदम रोक दिए हैं? $112 प्रति बैरल पहुंच चुके कच्चे तेल ने क्या व्हाइट हाउस की भी नींद उड़ा दी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। वर्ल्ड नाउ में इसके बाद हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की जंग में एक अहम किरदार की, जिसने जंग की हवा को आग लगाई हुई है। मिडिल ईस्ट के रण में बारूद बरसते आज 25 दिन हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भीषण आग के पीछे का आखिरकार असली मास्टरमाइंड कौन है? दुनिया को लगा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत कुछ और है। ट्रंप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इस जंग का असली चेहरा डोनाल्ड ट्रंप नहीं, यानी वो खुद नहीं है, बल्कि अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ हैं, जिनकी तरफ से बार-बार बयान भी आए। बहुत सारे बयान उनकी तरफ से दिए गए। ये वही व्यक्ति है जो ये कह रहे थे कि इस युद्ध को हम 7 से 8 हफ्ते तक खींचेंगे। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि पीट हेग्सेथ, ये कोई साधारण राजनेता नहीं है, बल्कि एक ऐसे योद्धा हैं जो अमेरिका को उसकी ईसाई जड़ों पर वापस ले जाने के मिशन पर निकल पड़े हैं, और इन्होंने इस पूरे युद्ध को धर्म युद्ध में बदल दिया है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। इनके शरीर पर गुदे क्रूसेडर टैटू और देउस वुल्ट, यानी ईश्वर की यही इच्छा है का नारा साफ गवाही देता है कि ये जंग सिर्फ मिसाइल्स की नहीं है, बल्कि मान्यताओं की भी है। पेंटागन में पादरियों को बुलाकर इसे ईश्वर का प्लान बताने वाले हेग्सेथ क्या दुनिया को कयामत की जंग यानी आर्मागेडन की ओर धकेल रहे हैं? एक तरफ इस्लामी इंकलाब, दूसरी तरफ ईसाई राष्ट्रवाद। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे कि कैसे हेग्सेथ की
क्रूसेडर सोच ने ट्रंप को मोहरा बना दिया। कैसे ये जंग अब धर्म और इतिहास के ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। क्या 5 दिन का युद्ध विराम सिर्फ एक सन्नाटा है या ये किसी महाविनाश की आहट है? इन्हीं खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। तो अब जिस तरीके से पहली खबर का हमने आपको वर्णन किया, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हम 5 दिन के लिए पीछे हट गए हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमेरिका या ट्रंप तय नहीं करेंगे कि ईरान पर हमले कब बंद होंगे, बल्कि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ये तय करेगा कि ईरान पर हमले कब बंद होंगे। उन्होंने कल भी एक बयान दिया, नेतन्याहू ने, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम ईरान और लेबनान पर हमले लगातार जारी रखेंगे, लेकिन ट्रंप पीछे हट गए हैं। इसीलिए ये सवाल है कि क्या दोस्ती में दरार आ गई है? मिडिल ईस्ट के रण में बारूद बरसते आज 25 दिन हो गए हैं, लेकिन जो जंग की लपटें हैं अब वो सरहदों को लांघ कर उन रिश्तों तक पहुंच गई है जिन्हें कभी अटूट कहा जाता था। कल तक जो ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया के लिए जय वीरों की जोड़ी थी, आज उनके बीच में आर पार की जंग छिड़ी हुई नजर आती है। 25 दिनों का कत्लेआम, हजारों मौतें और मलबे में तब्दील कई शहर। ये नेतन्याहू की जिद ने उन्हें अपनों के बीच में दरअसल अकेला कर दिया है। और ट्रंप का जो तल्ख अंदाज और दोस्त से बढ़ती ये दूरी साफ बता रही है कि वॉशिंगटन से लेकर के यरूशलेम तक अब समीकरण बदल चुके हैं। पूरी कहानी आपको बताएं, लेकिन आपको एक तस्वीर उसके पहले दिखाते हैं। ये तस्वीर क्या है, चलिए आपको दिखा देते हैं। ईरान की तरफ से बार बार तेल अवीव पर हमले किए जा रहे हैं। आप ये जो तेल अवीव का आसमान देख रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रोशनी नजर आएगी। और ये रोशनी कैसी रोशनी है? ये वो रोशनी है जिसमें मिसाइल्स भेजी जाती है। एक साथ इतनी मिसाइल्स भेजी जाती है कि इनका जो आयरन डोम है, जो इनकी रक्षा करता है, वो पूरी तरीके से खुद ही मजबूर नजर आता है। आयरन डोम के खस्ता हाल कर दिए गए हैं। ईरान ने इजराइल में तबाही मचाई हुई है और ईरान के मुद्दे पर अब ट्रंप और नेतन्याहू की आपस में बनते हुए नजर नहीं आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे से ये दोस्ती हम तोड़ चुके हैं तक हो गया है। अमेरिका कह रहा है कि हम पीछे हट गए हैं, हम 5 दिन कोई हमला नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा और इजराइल ने आईआरजीसी मुख्यालय पर हमला कर दिया। ईरान ने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप कह रहे हैं हमारी बातचीत हो गई है, 5 दिन तक कोई हमला नहीं होगा। ईरान के साथ हमारी बढ़िया बातचीत जारी है, यह कहा गया ट्रंप की तरफ से। बातचीत के बाद ही आगे का फैसला होगा, यह भी कहा गया। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। और फिलहाल अमेरिका की ओर से ईरान का जो पावर हमला, जो 48 घंटे वाला अल्टीमेटम था, वो समाप्त हो गया इसके साथ। अब ये ट्रंप ने सरेंडर क्यों किया, जरा वो आप समझिएगा। अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, ये तो कह दिया गया 5 दिन के लिए कि हम कोई हमला नहीं करेंगे। यूएस ईरान में बातचीत चल रही है, ये भी कहा गया। लेकिन इस पूरी बातचीत से ईरान कहीं से कहीं तक ना यूएस के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और ईरान के साथ तो खड़े होने की कोई बातचीत ही नहीं होती है। ईरान के आगे ट्रंप ने सरेंडर क्यों किया है, उसके पीछे की भी वजह यह है कि ट्रंप को इस पूरे युद्ध में आर्थिक तौर पर काफी कुछ गंवाना पड़ रहा है। हालांकि ईरान जरूर ये कह रहा है कि हम ट्रंप पर भरोसा नहीं करते हैं। उनकी तरफ से तो 2-2 कह दिया गया है कि ट्रंप ने क्या कहा, हमें उस बात पर कोई भरोसा नहीं है। इजराइल हमले कर रहा है, हम जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी, वैसे ही आनन फानन में इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन घुमा दिया। इजरायली राष्ट्रपति ने सीधे नेतन्याहू को कॉल कर दिया। माफ करिएगा, इजरायली प्रधानमंत्री ने, नेतन्याहू ने, यानी कि ट्रंप को सीधे फोन लगा दिया। खबर आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि फिलहाल के लिए युद्ध को रोक दो, क्योंकि हमारी ईरान के साथ वार्ता चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप वार्ता करते रहिए, आपको जो बातचीत करनी ईरान के साथ करिए, लेकिन हमें बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए कल भी ईरान खतरा था और आज भी हमारे लिए ईरान खतरा है। यानी उसने अमेरिका को साफ साफ संदेश दे दिया, आईना दिखा दिया कि हम आपकी बातों में आकर के ईरान के ऊपर जारी हमलों को रोकेंगे तो नहीं,
हमें ईरान के प्रति कोई नरमी नहीं रखनी है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया। इसीलिए ईरान और इजराइल में आज भी जंग चल रही है, आज भी जंग जारी है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती है। अमेरिका ने हमले तो रोक दिए, लेकिन इजराइल की ओर से हमले लगातार जारी हैं। यानी कि इजराइल ईरान एक दूसरे को झुकाने में लगे हुए हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू में दरार आ गई है? इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि 5 दिन का सीज फायर, यानी कि सीज फायर, और नेतन्याहू उस बात को मानने से इनकार कर गए। यानी कुछ तो गड़बड़ है दोनों नेताओं के बीच में। ट्रंप चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और जो ये तेल, गैस, ऑयल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, ट्रंप नहीं चाहते हैं कि इस नुकसान की भरपाई यूरोप और अमेरिका को करना पड़ जाए। इसीलिए वो पीछे हटे हैं, खर्चा अलग हो रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, अब बातचीत करनी उन्हें 25 दिन बाद। नेतन्याहू चाहते हैं कि ये युद्ध जारी रहे, क्योंकि 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद तो हम पीछे हट गए थे, लेकिन इस बार नहीं हटेंगे। क्या ट्रंप और नेतन्याहू में दरार आ चुकी है? और क्या ट्रंप के बगैर नेतन्याहू मिडिल ईस्ट और हॉर्मुज में जो ईरान ने चक्रव्यूह बनाया है उसे बाहर निकल पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. तो आपने सुना बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका क्या कहता है हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका जब कहेगा, ट्रंप जब कहेगा, तब हम ये युद्ध नहीं रोकेंगे। हम ये युद्ध तब रोकेंगे जब इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ चाहेगा। दो टूक उनकी तरफ से कह दिया गया। और इजराइल ये दम इसलिए भी भर रहा है क्योंकि इजराइल का आज तक का इतिहास है, जिस युद्ध में वो उतरा है उस युद्ध को उसने जीता है। हालांकि ईरान पर हमले को लेकर के ट्रंप ने सिर्फ नेतन्याहू की सुनी है। हमले को लेकर के ट्रंप ने ना तो सीआईए की सुनी, जो ये कह रहा था कि ईरान पर हमला करने का ये सही वक्त नहीं है, और वही हुआ। 25 दिन बाद हाथ खाली है, रिजीम चेंज नहीं हुई है। अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। मुस्तफा खामनेई उनकी जगह आकर के बैठ गए हैं। सीआईए ये चीख चीख करके कहता रहा, सीआईए ये रिपोर्ट लगाता रहा कि अभी ईरान पर हमला मत करो, लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू की सुनी। तो क्या नेतन्याहू की तिकड़म में ट्रंप फंसे थे? नेतन्याहू ने नई खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके करीबी लोगों पर हमले की प्लानिंग बताई थी। नेतन्याहू ने कहा था कि खामनेई को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि मोसाद भी तो एक्टिव था। और ऐसा होने के बाद की भी अपनी लिखी स्क्रिप्ट उन्हें सुना दी। नेतन्याहू ने अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट ट्रंप को सुना दी। बस फिर ट्रंप ठहरे मैडमैन। उनको लगा कि बस यही सही है और यही सही वक्त है। ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी और सीधे इजराइल के साथ जाकर के खड़े हुए, हमला कर दिया। लेकिन पहले आपको बता दें कि मैडमैन आखिरकार क्या होता है और क्यों इसे मैडमैन कहा जा रहा है। ट्रंप का जो मैडमैन थ्योरी है, वो थ्योरी का सीधा सा मतलब है खुद को खतरनाक इंसान के रूप में पेश करना, जो वो ये कर रहे हैं। जानबूझ करके दुनिया के सामने खुद को सनकी पेश करना, बार बार अपने बयान बदलना, बार बार अपने गुस्से में आकर के कोई भी बड़ा कदम उठा लेना। ट्रंप जानबूझ करके, ताकि ईरान खौफ में आ जाए और डर के मारे बिना लड़े ही अमेरिका की सारी शर्तें मान ले। लेकिन ये ठहरा ईरान, जो कि अड़ गया है, जिसने सीधे ये कह दिया है कि जब तक भरपाई नहीं करोगे, अब तब तक ये युद्ध हम भी समाप्त नहीं होने देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मारते समय अमेरिका और इजराइल ने खूब सपने सजोए। तेहरान से आईआरजीसी के शासन का खात्मा होगा। आम जनता के विरोधी स्वर सुनकर के आईआरजीसी के अधिकारी दुम दबा करके भाग जाएंगे। ये जो सपने थे, ये सपने जो कि इजराइल ने देखे थे, अमेरिका ने देखे थे, वो ऐसे टूटे हैं जो आगे आने वाले वक्त में भी नहीं जुड़ पाएंगे। ईरान की गद्दी पर वेस्ट का पसंदीदा लीडर काबिज होगा, ये सोचा गया था ट्रंप की तरफ से, इजराइल की तरफ से, या यूं कह लीजिए कि वॉशिंगटन से ही तेहरान में सरकार चलाई जाएगी। लेकिन सारे सपने धरे के धरे रह गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कॉल पर जो नतीजे सोचे थे, जो सपने बुने थे, वो सब उधर गए और आरोप लगे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ही डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालकर अयातुल्लाह अली खामनेई को मारने के लिए मजबूर किया और अमेरिका को जंग में घसीट लाए। हालांकि दोनों नेताओं ने इन दावों को पूरे तरीके से सिरे से खारिज कर दिया और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक नई थ्योरी निकाल दी। वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से यह थ्योरी ये थी कि सऊदी अरब के प्रिंस की तरफ से ट्रंप को उकसाया गया। लेकिन सच ये था, जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये युद्ध शुरू होने के पहले की आखिरी मुलाकात आप इसे कह सकते हैं, जो कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में एक कमरे में हुई थी। 3 घंटे तक ये बातचीत चली थी। नेतन्याहू अमेरिका गए थे बातचीत करने के लिए ट्रंप से और उसके बाद निकले और सीधे गायब, मीडिया से कोई मुखातिब नहीं। उसी वक्त ये मान लिया गया था कि आगे आने वाले वक्त में कभी भी ये दोनों राष्ट्र मिलकर के ईरान पर हमला करेंगे और वो हो गया 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ईरान पर हमले से 48 घंटे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर भी बातचीत की थी। अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि नेतन्याहू के चक्कर में क्या ट्रंप फंस गए हैं। नेतन्याहू ने ही खामनेई को मारने की जो प्लानिंग है वो बताई। 48 घंटे पहले ही नेतन्याहू ने कॉल करके जानकारी दे दी कि खामनेई को निशाना बना सकते हैं और नेतन्याहू ने ट्रंप को हमले के लिए मजबूर कर दिया और नेतन्याहू के ही दबाव में ट्रंप मान गए कि चलिए ठीक है, उठते हैं, हमला करते हैं। मजबूर हो गए और जाकर के हमला कर दिया। और रिपोर्ट्स ये कहती है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई फोन में। नेतन्याहू ईरान पर हमला करने और अयातुल्लाह अली खामनेई को मारने के लिए ट्रंप को मनाने में कामयाब रहे। ट्रंप ईरान पर सैन्य हमले के लिए तो राजी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हमले की टाइमिंग को लेकर के स्थिति साफ नहीं की थी। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने नई खुफिया जानकारी का हवाला दिया कि सिर काटने वाले हमले, यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके करीबी लोगों को निशाना बना करके हमले कर दो, सब कुछ तबाह कर दो, ऊपर की लीडरशिप उड़ा दो, उसके बाद ईरान अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। इजरायली नेता ने उस टाइमिंग पर जोर दिया कि जब खामनेई को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। बेंजामिन नेतन्याहू ने नई खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए ट्रंप को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके करीबी लोगों के खात्मे के लिए हमले की प्लानिंग बताई। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी वक्त की प्लानिंग का नतीजा रहा कि अयातुल्लाह अली खामनेई के आवास पर उस वक्त पर हमला किया गया जब ईरान के रक्षा मंत्री, IRGC के हेड और अयातुल्लाह अली खामनेई, उनका परिवार उस घर में मौजूद था और वहां पर बाकायदा मीटिंग कर रहा था। लेकिन जो समय बताया गया और इसके साथ साथ जो जगह बताई गई, जो हमला हुआ, वो इतना सटीक था कि शाम तक ये खबर स्पष्ट हो गई कि अयातुल्लाह अली खामनेई नहीं रहे और ये घोषणा भी अमेरिका की तरफ से की गई अयातुल्लाह अली खामनेई के मरने की, और ये घोषणा नेतन्याहू की तरफ से की गई। इजरायली नेता ने उस टाइमिंग पर जोर दिया कि जब खामनेई को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था और ये बिल्कुल सटीक वक्त था जब वो अपने घर पर मौजूद थे, अपने परिवार के साथ, अपने रक्षा मंत्री के साथ, IRGC के हेड के साथ, कि यहाँ पर निशाना बनाएंगे तो अयातुल्लाह अली खामनेई तो जाएंगे ही जाएंगे, और ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है उसे भी हम निशाना बना देंगे। नेतन्याहू ने हमले के लिए कैसे मनाया था, अब जरा वो भी जान लीजिए। नेतन्याहू ने बताया था कि खामनेई मीटिंग करेंगे और ऐसा हुआ। सीनियर नेता और अफसर इस मीटिंग में शामिल होंगे और ऐसा ही हुआ। जैसा नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था वैसा ही हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि शायद ही खामनेई को मारने का इससे बेहतर मौका मिले, क्योंकि बीच में ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि अयातुल्लाह अली खामनेई अब दुनिया के सामने नहीं आते हैं, अब लोगों के सामने नहीं आते हैं, छिप करके कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमले की आशंकाएं दिन प्रतिदिन तेज होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए नेतन्याहू ने कहा कि यही सही वक्त है जब वो बैठे हुए हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अभी मार दो वरना मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप को ऑपरेशन की स्ट्रेटजी को सिंबॉलिक दोनों चीजों के बारे में बताया गया, फिर भी ईरान पर हमले के लिए ट्रंप तैयार नहीं हुए। नेतन्याहू ने ट्रंप को उन पर हमले के बारे में याद दिलाया और ये कहानी गढ़ दी कि आप पर हमला होने वाला है। ईरान ने कथित तौर पर ट्रंप की हत्या की साजिशें रची थी, यही बात इन्होंने इन्हें याद दिला दी। इसके बाद ईरान पर हमले के लिए ट्रंप तैयार हो गए कि अगर हम हमला नहीं करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम तक, हमारी गर्दन तक किसी की पकड़ पहुंचे
उसके पहले हम उसकी गर्दन उड़ा दें। और हुआ भी यही। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि ईरान पर हमले के बाद भी तेहरान में रिजीम नहीं बदलेगी। यही कहा गया था CIA की तरफ से और यही हो भी रहा है। रिजीम बदली नहीं है। CIA ने दावा किया था कि अगर अली खामनेई मारे गए तो उनसे भी कट्टर शख्स ईरान की सत्ता पर बैठ जाएगा, और ठीक ऐसा हुआ। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने CIA की बात को तरजीह नहीं दी, हमले का आदेश दे दिया। हमने ये खबर आपको विस्तार पूर्वक बताई भी थी कि CIA बार बार ये कह रहा था जब तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी कि अभी ये सही वक्त नहीं है हमला करने का। लेकिन जब हमला हुआ तो पूरी दुनिया बहुत चक्की थी कि आखिरकार CIA की रिपोर्ट्स को किस तरीके से नकार दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। क्या वो वजह रही होंगी कि CIA की रिपोर्ट्स को पीछे धकेल दिया गया और आगे आकर के हमला कर दिया गया? हर व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा था ट्रंप से। 28 फरवरी को तेहरान में सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में यानी अली खामनेई के कंपाउंड में उनके अफसरों की मीटिंग हुई और इसी दिन अमेरिका इजराइल ने मिलकर के कंपाउंड पर हमला कर दिया, जिससे अली खामनेई, उनके परिवार के सदस्य और 40 से ज्यादा अधिकारियों की मौत हो गई। अली खामनेई के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और ये वही व्यक्ति हैं जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी 2019 में। तो आप समझ जाइए कि रिजीम चेंज करने चले थे, एक और कट्टर शासक ले आएंगे। तो मुस्तफा को उनके पिता अली खामनेई से भी ज्यादा अमेरिका विरोधी माना जाता है और ठीक भी हुआ ऐसा क्योंकि मुस्तफा ने ईरान को और भी इसके बाद आक्रामक बना दिया है। ईरान के IRGC ने खूब मिसाइल का उपयोग किया, इसके बाद ड्रोन से भी तबाही मचा करके रख दी। उधर इजराइल ने भी तेहरान में कई ठिकाने पर हमले किए जिनमें रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए। इन सब के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यावसायिक जहाज हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये व्यावसायिक जहाज, इन पर हमले शुरू हो गए। ये युद्धपोत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अमेरिका ने तैनाती की थी। इस युद्ध से पहले की तैयारियां थी। अब व्यावसायिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर के 20 से ज्यादा देशों, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त बयान जारी कर दिए और इन घटनाओं की निंदा कर दी। ये समुद्री रास्ता लगभग बंद हो चुका है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ रहा है। जो आप ये खबरें सुनते हैं कि गैस की आपूर्ति कम हो रही है, डीजल पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है, ये मिलना बंद हो सकता है। ये जो भ्रामक खबरें हालांकि भारत के लिए फैलाई जा रही हैं, वो एकदम गलत है क्योंकि भारत में आपूर्ति हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि बाकी राष्ट्र इससे परेशान हैं। ईरान की सेना कमान खत्म अल अनबिया के मुख्यालय की ओर से भी ये साफ कर दिया गया कि अब भी हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास ही है। वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पानी को नियंत्रित कर सकता है। ये भी बताया गया कि अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करने की प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बी गालिबफ को कॉन्फ्रेंस में लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया है। अमेरिका को यह लगता था कि गालिबफ ही एकमात्र नेता हैं जिसके माध्यम से ईरान में उसका हित साध सकते हैं। ट्रंप प्रशासन मोहम्मद बी गालिबफ को सुप्रीम लीडर के तौर पर भी देखना चाहते हैं। वही ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं की और ये खुद स्पीकर ने भी इस बात से इनकार कर दिया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। इन सब के बीच में सीजफायर को लेकर अमेरिका के एक प्लान का खुलासा हुआ। अमेरिका ईरान के एक ऐसे कट्टरपंथी को अपने पाले में करना चाहता है जो आगे आने वाले वक्त में उसके लिए काम करे। इसके लिए ट्रंप प्रशासन काम कर रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि बी गालिबफ आखिरकार कौन है जिनका नाम बड़ी शिद्दत के साथ अमेरिका से इस वक्त लिया जा रहा है। तो बी गालिबफ के बारे में जान लीजिए। यह ईरान के कट्टरपंथी नेताओं में से एक है। मोहम्मद बी गालिबफ ईरानी संसद के स्पीकर हैं। अली खामनेई का विश्वास पात्र इन्हें माना जाता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत IRGC गार्ड के रूप में की थी। बाद में वे कोर गार्ड्स के जनरल भी नियुक्त हुए। सेना के बाद गालिबफ तेहरान के मेयर नियुक्त हुए और उसके बाद 2 बार ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। शुरुआत में जब अयातुल्ला अली खामनेई मर गए थे, ये जानकारी मिली थी, तब ये माना जा रहा था कि गालिबफ को आगे बढ़ाया जा सकता है। पहली बार 2013 में गालिबफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे और 2024 में चुनाव में गालिबफ मसूद पेजेश्किन से हार गए थे, जो कि इस वक्त के राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि खामनेई से अलग हैं ये। फिलहाल गालिबफ मुस्तफा के फैसले लेने में दखल दे सकते हैं, ये अमेरिका को लगता है।
अमेरिकी प्रशासन गालिबफ को सुप्रीम लीडर के तौर पर पसंद करता है। उसकी चाहत है कि मुस्तफा की जगह गालिबफ को सुप्रीम लीडर बनाया जाए। बीते दिनों जब पत्रकारों ने एक सवाल किया तो जवाब में ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मिलकर हॉर्मुज पर कंट्रोल करेंगे। ट्रंप से जब इसको लेकर और ज्यादा सवाल पूछा गया तो उनका कहना था, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसे मारा जा सकता है। यानी साफ है कि अमेरिका ईरान से हार रहा है, तो अब ईरान के अंदर से ही वो लड़ाई शुरू करवाना चाहता है। हालांकि जब अमेरिकी मीडिया में ट्रंप प्रशासन की गालिबफ से बात करने की खबरें तेजी से फैली तो गालिबफ खुद सोशल मीडिया पर सामने आए। एक पोस्ट के जरिए किसी से कोई बात नहीं होने का दावा उनकी तरफ से कह दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब वहां पर आग लगी होती है, बेवजह कुछ भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा जरूर हुई होगी, तभी अमेरिका प्रशासन से लेकर के पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। उधर ट्रंप बातचीत और षड्यंत्र से गेम खेल रहे हैं और दुनिया के सामने शांति की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू युद्ध ना खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या अब दोस्ती में दरार आ चुकी है और क्या अमेरिका और इजराइल में बात नहीं बनेगी? अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ जमीन आसमान तक सीमित नहीं है, बल्कि समंदर की लहरों ने महाशक्तियों का दम फुलाना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो रग है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेल बहता है। आज वहां ईरान की बादशाहत कायम है। ईरान के सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद लगा था कि तेहरान घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। मुस्तफा खामने के नेतृत्व में ईरान ने हॉर्मुज को एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है जहां अमेरिका जैसा सुपर पावर भी सरेंडर की मुद्रा में है। 20 से ज्यादा देश निंदा प्रस्ताव जारी कर रहे हैं। व्यापार ठप है, लेकिन हॉर्मुज की चाबी आज भी ईरान के खत्म अल अनबिया मुख्यालय के पास है। एक तरफ ट्रंप का शांति वाला राग है और ईरान के भीतर रिजीम चेंज के सपने हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल अकेले बारूद झोंक रहा है। हकीकत यही है कि हॉर्मुज के मुहाने पर खड़ा ईरान दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का प्रयास कर रहा है और नचा भी रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी खुलवाने की धमकी देने के बाद भी ट्रंप सरेंडर हो गए। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो 48 घंटे में पावर प्लांट पर हमला करेंगे। और ट्रंप का यह अल्टीमेटम पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी ट्रंप सरेंडर की भूमिका में नजर आ गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान से हमारी वार्ता चल रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस वार्ता में आखिरकार कौन शामिल था। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यस्थ देश की, तुर्की में पहले दौर की क्योंकि बातचीत हुई थी, उसके बाद इजिप्ट ने भी पेशकश की थी और ओमान दो दौर की वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। इस दौरान ईरानी प्रतिनिधि भी गालिबफ, ईरानी संसद का स्पीकर, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शांति की राह की जो तलाश है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए आप कि इन्हें शामिल करके ये शांति की राह दरअसल तलाशी जा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि के नाम पर कौन कौन होगा? स्टीव विटकॉफ पहले भी नजर आए थे हमें, व्हाइट हाउस के विशेष दूत है। जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद और सलाहकार हैं। माइकल एटन सेंटकॉम कमांडर है। तो ये लोग मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शांति की राह की तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध टल जाए। ये वो देश हैं और लोग हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच में शांति की राह निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन 48 घंटे के अल्टीमेटम देने के बाद ट्रंप आखिरकार सरेंडर की भूमिका में आ गए। लेकिन क्यों आ गए? क्यों सीधे वार्ता पर ट्रंप आ गए? उसके पीछे की कहानी भी जरा जान लीजिए। खबरों के अनुसार पुतिन ने ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम किया। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि रूस अपने रणनीतिक सहयोगी ईरान को अकेले नहीं छोड़ेगा। पुतिन ने ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मनाया और ट्रंप को आश्वासन दिया कि ईरान हॉर्मुज के रास्ते को खोलने पर विचार कर सकता है। यह युद्ध रुकवाने में किन किन देशों का नाम और हाथ हो सकता है? सबसे पहला नाम और हाथ रूस का ही होगा। पुतिन ने ईरान के सुरक्षा हितों और अमेरिका की ऊर्जा चिंताओं के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की है ईरान की तरफ से। उसके बाद दूसरा नाम कतर और यूएई का आता है। दोनों देशों ने दोनों पक्षों को संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी इसमें मुख्यता के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरानी नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर
चर्चा की थी जब मसूद पेजेश्किन से उनकी बातचीत हुई। युद्ध रुकने की सबसे बड़ी जो वजह है वैश्विक अर्थव्यवस्था का डूबना है। जैसे ही ट्रंप ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमले की धमकी दी, इसके साथ ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $112 प्रति बैरल के पार चली गई। यूरोप में गैस की कीमतों में 17% का उछाल आया है। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के तेल को एक कुओं को तबाह कर दिया तो अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे ट्रंप संभालने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित होंगे। कुल मिलाकर के ये जो 5 दिनों का युद्ध विराम है वो एक टेस्ट रन है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ये रोक तभी तक रहेगी जब तक बातचीत सफल रहती है। यदि इन्हें 5 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित जहाजरानी के लिए नहीं खोला जाता है तो ट्रंप दोबारा हमला करने का जो आदेश है वो दे सकते हैं। हालांकि अब जो गेंद है वो अमेरिका की तरफ से तेहरान के पाले में फेंक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के तुरंत बाद एक नई जानकारी से पता चलता है कि खाड़ी के इस युद्ध में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सीधे शामिल होने के करीब है। अमेरिकी अखबार है एक जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों देशों ने ऐसे कदम उठाए जो युद्ध के फैलने का संकेत दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका को हवाई हमले करने में मदद मिल सकती है और ईरान का जो वित्तीय नेटवर्क है उसे निशाना बनाने के लिए एक नया मोर्चा खोल सकती है। अब ट्रंप का असली जो गेम प्लान क्या है वो जरा जान लें आप। अगर बातचीत सार्थक नहीं हुई तो हमला संभव है। 5 दिनों का जो सीज फायर उसमें बात नहीं बनी तो हमला होगा। खाड़ी देशों में अमेरिका के सहयोग देने की बात कही गई है। सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को अनुमति दे दी है। सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंचने की अनुमति दी गई है। पहले सऊदी अरब ने बेस इस्तेमाल न करने की बात कही थी लेकिन अब अनुमति दे दी है। क्या अमेरिका के लिए ये बड़ी बढ़त के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? ईरान को लेकर यूएई ने भी अपना रुख बदला है। उसने अपने रुख में थोड़ा सा चेंज लाया है। ईरानी मालिकाना हक वाले अस्पताल को भी बंद कर दिया है। पर्शियन गल्फ में यूएस के सहयोगी धीरे धीरे युद्ध में अब शामिल हो रहे हैं और ईरान के हमलों से उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। हॉर्मुज में ईरान के प्रभाव को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उसे पड़ोसी देशों की मदद मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ दिखावे का था। ट्रंप जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी बात ईरान के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबफ से हो रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं ईरानी सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के मन में संदेह पैदा कर रही है। अब तक ईरान के बचे हुए लीडर्स एक थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने स्पीकर से वार्ता की बात कही है, ये एकता प्रभावित हो गई है, उसमें सेंधमारी कर दी गई है। मोहम्मद बगैर कितना भी कहें कि ये फेक न्यूज है, लेकिन संदेह तो उन पर करना शुरू कर दिया गया है IRGC की तरफ से। ट्रंप इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि वे ईरान को घेरने की नीति बना सकें और वे 5 दिनों में खाड़ी देशों के साथ मिलकर के ये रणनीति भी तैयार करेंगे जिससे उन्हें इस युद्ध को अंजाम तक ले जाने में मदद मिल सकती है। अब ईरान इजराइल जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के जहाज निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वैश्विक संकट बढ़ गया है और ये युद्ध फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने तो यूटर्न ले लिया, लेकिन ईरान भी तो है कि जो मानने को तैयार नहीं है। उसने भी इजराइल पर हमले लगातार जारी रखे हुए हैं, इसीलिए तो इजराइल भी ये कह रहा है कि हम भी हमले करते रहेंगे। वे ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करने की धमकी भी दे रहा है। बहुत पुराने वक्त से दे रहा है, लेकिन फिर से दे रहा है। अगर ईरान में हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करने की धमकी को कामयाब कर दिया गया तो दुनिया में तेल और गैस के लिए हाहाकार मच जाएगा। ये दावा किया जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से भारी भरकम राशि वसूल रहा है। $2 मिलियन की वसूली का दावा किया गया था, जिसकी सच्चाई खुद ईरान ने कबूल कर ली है कि जंग के बीच में ईरान ने कहा कि वो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। उसने साफ किया कि अगर उसके पावर प्लांट्स या बुनियादी ढांचे पर कोई हमला होता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा। ईरान की ये धमकी ट्रंप के 48 घंटों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोले जाने वाली ईरानी बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी के बाद सामने आई है। ईरान को जो
धमकी दी गई थी कि हम 48 घंटे में बड़ा हमला करेंगे, बिजली संयंत्रों को तबाह कर देंगे। अब अमेरिका तो पीछे हट गया, 5 दिन का सीजफायर उल्टा घोषित कर गया। तो ईरान से डर गया है क्या, ये सवाल है। ईरान ने साफ किया कि ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो वो हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा और इसीलिए अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ट्रंप ने पहले ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ईरान के अहम बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाएंगे। बाद में ईरान ने यह कहा था कि ईरान सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को ही निशाना बनाएगा। अब आखिरकार हॉर्मुज की स्थिति क्या है? हॉर्मुज फिलहाल अभी भी बंद की स्थिति में है। ईरान नो हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, ऑल्दो मिसाइल ड्रोन के कारण ज्यादातर जहाज यहां से वैसे भी नहीं गुजर पा रहे हैं। फिलहाल न्यूट्रल देशों के जहाज हॉर्मुज से पार हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सहयोगी देशों के जहाज अभी भी वहां पर रुके हुए हैं। कच्चा तेल, कच्चा माल पड़ा हुआ है, ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्थिति यह है, स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। ईरान कहता है कि समस्या अमेरिका इजराइल के हमलों से शुरू हुई थी। अमेरिका कहता है कि ईरान ने शिपिंग को जानबूझकर के रोका हुआ है। सेंटकॉम का कहना है कि स्ट्रेट फिजिकली ओपन है, लेकिन जहाज डर के मारे नहीं जा रहे हैं। उन्हें भी तो डर सता रहा है कि कहीं निशाने पर ना आ जाए। जाहिर सी बात है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के पास होने के कारण ईरान हमेशा से वहां पर खलीफा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया तो पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर के हाहाकार मच जाएगा। इस दौरान ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान हुआ हो, बल्कि उसने काफी कमाई भी की है। अमेरिका ने खर्ग आइलैंड के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से तेल टर्मिनल को सीधे सीधे निशाना बनाने से छोड़ दिया और इसी का फायदा उठाया ईरान ने खर्ग टर्मिनल चालू कर दिया और घोस्ट फ्लीट के माध्यम से चीन को सप्लाई भी शुरू कर दी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक ईरान रोजाना 1.7 से 2 मिलियन यानी 17 से 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट अब भी कर रहा है। प्रतिदिन का आंकड़ा है ये, यानी कि ईरान के करीब 90% तेल का एक्सपोर्ट अभी भी खर्ग टर्मिनल से हो रहा है। ईरान युद्ध के समय में भी तेहरान में कमाई जारी रखे हुए है। ईरान की जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ है और लगातार हमलों के कारण सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी देशों की सप्लाई प्रभावित हो गई है, लेकिन ईरान की दुकान अभी बंद नहीं हुई है। सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी हो गई है इन तमाम देशों के पास जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक्स दिक्कतों के चलते इन देशों का जो कुल उत्पादन है वो 70% तक गिर गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेल पर ही पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से कई देशों पर प्रभाव भी पड़ा है। जरा ये तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं आपको। ये युद्धपोत की तस्वीरें हैं जिन्हें पहले से यहां पर तैनात किया गया था। ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से पहले अमेरिका ने यहां पर अपने युद्धपोतों को ये कह करके भेजा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हम बंद नहीं होने देंगे, लेकिन अमेरिका अपना ये वादा पूरा कर नहीं पाया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का सीधे सीधे ईरान की तरफ से आदेश तक दे दिया गया, चेतावनी तक दे दी गई, और अगर ये बंद कर दिया गया तो कई देशों पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिसकी आपूर्ति आगे आने वाले वक्त में कभी नहीं हो पाएगी। कई देशों के तेल की आपूर्ति से लेकर प्रोडक्शन तक पर प्रभाव पड़ा है और इसका फायदा ईरान ले भी रहा है, क्योंकि ईरान की जहाज हॉर्मुज से सीधे पार हो रहे हैं और ईरान इसका फायदा भरपूर उठा रहा है अपना तेल बेच करके। जंग में ट्रंप मोहरा थे और असली चेहरा किसी और का था। मिडिल ईस्ट में बीते 25 दिनों से जो जंग चल रही है, सबको यह लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल सामने खड़े हैं, लेकिन पीठ पीछे, पर्दे के पीछे दरअसल कोई और ही खेल चल रहा था। तीसरी बड़ी स्टोरी की अब हम बात करते हैं। आपको बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने जो संयुक्त रूप से मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया,
और ये हमला तेहरान समेत कई जगहों पर किया गया था। लेकिन इसका जो ये मेन मुद्दा ये था कि ईरान के पास किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ट्रंप को नेतन्याहू ने हमले के लिए मनाया है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसी कहानी है जिससे दुनिया अनजान है। कहते हैं युद्ध का मैदान तभी तैयार हो सकता है जब तक उसमें आग लगाने वाला कोई शामिल ना हो जाए, तभी वो युद्ध का मैदान बनेगा। अमेरिका का कहना है कि वो चाहता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होनी चाहिए। नेतन्याहू का यह कहना था कि ईरान से उसे खतरा है और वो ग्रेटर इजराइल का प्लान पर काम कर रहा है। वही ईरान का कहना है कि अगर उसके अस्तित्व पर हमला होगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जंग के बारे में तो आपको सभी ने बताया होगा। आज हम आपको एक किरदार से भी रूबरू करवाएंगे जिसने मिडिल ईस्ट की जंग को धर्म युद्ध बना दिया है। उसे लगा कि वो धर्म युद्ध के लिए सब कुछ करवा लेगा, सब कुछ हो रहा है, और वो खुद भी इस्लाम धर्म का कट्टर रहा है। कौन है वो व्यक्ति? ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पीट हेग्सेथ, अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य हमले का मुख्य श्रेय रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को दे दिया, इसी व्यक्ति को दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने पीट हेग्सेथ की ओर इशारा करते हुए कहा, पीट ईरान पर कार्रवाई करने के लिए बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए आपको बयान भी सुनवा देते हैं। The Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them. हमारा दुश्मन इस्लाम है, सीधे एक लाइन में सब कुछ फिनिश। मेफिस सिर्फ टास्क फोर्स की एक बैठक में ट्रंप ने संकेत दिया था कि हेग्सेथ उनके प्रशासन के पहले वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का सुझाव दिया था। ट्रंप ने अपने बगल में बैठे हेग्सेथ की ओर इशारा करते हुए कहा, पीट, मुझे लगता है कि आप सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे और आपने कहा था चलो ये करते हैं, क्योंकि आप उन्हें परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। ट्रंप ने आगे बताया कि ऑपरेशन को जो मंजूरी है वो देने से पहले उन्होंने हेग्सेथ, जनरल केन और कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों से बात की थी। तो ट्रंप क्या सिर्फ इसमें मोहरा बन के रह गए? और चेहरा दरअसल पीट हेग्सेथ का था। ट्रंप ने भी पीट के नाम पर ठीकरा फोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि पीट ने कहा हमला करना ठीक रहेगा। परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर के उकसाया था। मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन उत्पादन पर हमले करने के लिए पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया था। हालांकि युद्ध शुरू करने से पहले और युद्ध शुरू करने के फैसले पर ट्रंप प्रशासन के भीतर गहरे मतभेद भी नजर आते हैं। ट्रंप ने स्वीकार किया था कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस अभियान को लेकर के बहुत उत्साहित नहीं थे। दूसरी ओर कथित तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक जैसे लोग अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे थे। और इन आंतरिक कारणों का, इन आंतरिक तनावों का पहला बड़ा परिणाम तब दिखा जब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के पूर्व प्रमुख जो केंट ने पिछले हफ्ते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे इस युद्ध के विरोध में इस्तीफा देने वाले पहले वरिष्ठ अधिकारी थे। 25 दिन में क्या क्या हो गया है, अब चलिए आपको वो बता देते हैं। 4 हफ्तों में संघर्ष में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो गया है। युद्ध में ईरान के 1500 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनान में 1000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ सैनिकों का आंकड़ा है, आम लोगों का नहीं है। उनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी वो जरा सोचिए। इजराइल में 15, अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए हैं और ईरान अब भी इजराइल पर हमले लगातार करते जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीट हेग्सेथ कोई साधारण नेता नहीं है। वे 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुने गए अमेरिका के 29वें रक्षा सचिव हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हेग्सेथ इराक और अफगानिस्तान की जंग में ऑफिसर रह चुके हैं। लेकिन उनकी असली पहचान कैसे बनी वो जरा जानिए। उनकी असली पहचान बनी फॉक्स न्यूज के उस एंकर के रूप में जो टीवी पर बैठकर अमेरिका को ईसाई राष्ट्रवाद की राह पर ले जाने की वकालत करता था। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अमेरिकन क्रूसेड। उसमें साफ कहा कि अमेरिका के असली दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है।
हेक्सेट खुद को एक योद्धा के रूप में देखते हैं जिसका मकसद अमेरिका को उसकी ईसाई जड़ों पर वापस ले जाना है। इसे धर्म युद्ध की तरह उन्होंने तब्दील कर दिया है और ये पहले से खबरें आ रही थी कि पेंटागन में पादरियों को ले जाकर के ईसाइयत का पाठ पढ़वाना उस युद्ध के दौरान आखिरकार इसकी आवश्यकता क्या है। तभी से ये सवाल उठ रहे थे। उस सब के बीच में पीट हेक्सेट का चेहरा सामने आ गया। ये पीट हेक्सेट जिन्हें असली चेहरा कहा जा रहा है, इनका पद क्या है? अमेरिकी रक्षा सचिव है। ये पूर्व इन्फेंट्री ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी जो विचारधारा है वो कट्टर ईसाई राष्ट्रवाद वाली है। इनका मिशन है ईसाई जड़ों को वापस लाना, इसलिए ये इतनी प्रमुखता से इस युद्ध में शरीक हुए। हेक्सेट कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो किरदार है जिसका मकसद कुछ और है। हेक्सेट के ये जो शरीर पर बने हुए टैटू हैं, ये सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि एक विजुअल मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टेशन ये शब्द इस वक्त बड़ा चर्चा में रहता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना, बस उसे सोचिए, कुछ कागजों पर लिखिए और उसके बारे में दिन रात दोहराते रहिए, वो चीजें हो जाएंगी। और ये इस व्यक्ति ने टैटू के माध्यम से वही विजुअल मैनिफेस्टेशन किया है। इन टैटू की वजह से उन्हें बाइडेन के समय नेशनल गार्ड की ड्यूटी से भी हटा दिया गया था, क्योंकि उन्हें कट्टरपंथी माना गया था। हेक्सेट के टैटू का राज क्या है? यरूशलेम क्रॉस उनके सीने पर एक बड़ा क्रॉस है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे और भी क्रॉस मौजूद हैं। ये जरा देख लीजिए। ये 11वीं सदी के क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध का प्रतीक है। देव्स वुड, उनकी बाह पर लिखा है ईश्वर की यही इच्छा है। ये इस तरफ कहीं इनका ये जो आप देख रहे हैं, ये टैटू पर, ये पहले धर्म युद्ध का युद्ध घोष था, तलवार और क्रॉस। ये बाइबल की एक आयत को भी दर्शाता है, जिसका अर्थ है मैं शांति नहीं तलवार लाने आया हूं। और ये व्यक्ति ये मैनिफेस्टेशन करके अपने शरीर पर ये टैटू करवा के घूम रहा है। साल 2026 की शुरुआत में जब ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की रूपरेखा तैयार हुई। ट्रंप ने खुद एक रैली में कहा कि उन्होंने पीट हेक्सेट को फोन किया और पीट ने तुरंत कहा चलो करते हैं, लेट्स डू इट। हेक्सेट का तर्क सीधा था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। और आज 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में इसी मिशन के तहत तैनात कर दिए गए हैं। अब आती है सबसे पेचीदा बात। हेक्सेट और उनके समर्थक जिस विचारधारा को मानते हैं, उसे कयामत की धर्मशास्त्र कहा जाता है। इन लोगों का यह मानना होता है कि दुनिया के अंत से पहले एक महान युद्ध होगा, आर्मागेडन। यह युद्ध इजराइल की धरती पर होगा। कट्टरपंथी ईसाइयों का मानना है कि इजराइल में तीसरा मंदिर बनना चाहिए। ये कट्टरपंथी ईसाइयों का मानना है कि इजराइल में तीसरा मंदिर बनना चाहिए। और यही तो हो रहा है कि जब ये महायुद्ध अपने चरम पर होगा, तब जीसस दोबारा धरती पर लौटेंगे और उनके आने के बाद ही धरती पर ईश्वर का साम्राज्य स्थापित होगा। ये इतना गजब तरीके का मैनिफेस्टेशन इस व्यक्ति का, किसने अपने शरीर पर उसके टैटू बनवा दिए। खतरा ये है कि अगर सत्ता में बैठे लोग जब ये मानने लगे कि जंग तेज होगी तभी भगवान जल्दी आएंगे, तो वे युद्ध रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि उसे और ज्यादा भड़काएंगे। हेक्सेट ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइबल की आयतों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ईश्वर उनके सैनिकों के हाथों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है और ये जंग सिर्फ मिसाइल की नहीं बल्कि मान्यताओं की भी। और इस तरीके से इसे पूरा धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया गया। तो ये थी खबरें आज की वर्ल्ड नाउ में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।